Hello student, this is धीरज उपाध्याय and welcome back to my class of Geography Chapter First India Size and Location। स्टूडेंट हम लोग क्लास 9 का Geography Chapter First India Size and Location चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडिया के लोकेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने समझा कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो हमारा इंडिया का लोकेशन है वो ग्लोब पे कहाँ एग्जिस्ट करता है। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग साइज के बारे में। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इंडिया के साइज के बारे में। लिखा हुआ है द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब क्या है इसका? अगर हम भारत के लैंडमास एरिया की बात करें, टोटल लैंडमास एरिया की, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अगर हम कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के बीच में जो लैंड अवेलेबल है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि काफी बड़ा है। अगर दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करें तो वो क्या है हमारा इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? अगर हम पूरे भारत में, अगर हम आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में जो भी लैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड का, उसका अगर हम लैंड एरिया का परसेंटेज देखें तो भारत में जो लैंड अवेलेबल है वो है 2.4%। इसका मतलब इंडिया का जो लैंड है वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड है। ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया जो है वो इंडिया का, वो वर्ल्ड का कितना है? 2.4%। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? मतलब जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है वो क्या है? वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड है। आई होप आप समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है वो दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, तो इसके बिना पर हम लोग ये देखेंगे कि 1 से 6वें नंबर तक कौन कौन सी कंट्रियां आती हैं। तो हमारे पास एक डेटा है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन ऑफ डेमोग्राफिक 7 लार्जेस्ट कंट्रीज के अनुसार रशिया जो है वो नंबर 1 पर आता है। उसके बाद आपका क्या है? कनाडा, आफ्टर दैट यूएसए एंड आफ्टर दैट चाइना, उसके बाद ब्राजील एंड देन ऑस्ट्रेलिया, और तब हमारे 7वें नंबर पर कौन सा आता है? इंडिया। तो ये बाकी की जो 6 कंट्री हैं वो भारत से जो लैंड एरिया के हिसाब से क्या है? बड़ी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंडिया हैज लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर। ये पॉइंट आपको समझना है थोड़ा, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम भारत को देखें तो भारत को हम 2 भाग में अगर डिवाइड करें तो एक एरिया आपका नॉर्दर्न एरिया हो गया और एक आपका सदर्न एरिया हो गया। ठीक है, जो हम सदर्न पार्ट देखते हैं वो पूरा कोस्टल एरिया है जो कि पानी से घिरा हुआ है, जिसको हम पेनिनसुलर एरिया भी बोलते हैं, और ऊपर वाला जो एरिया है वो पूरा लैंड एरिया है ना। अब इस लैंड एरिया की बात करें तो यहां गुजरात से होते हुए ऐसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर होते हुए, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश और इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश तक अगर हम जाएंगे तो टोटल बॉर्डर की जो अगर हम डिस्टेंस देखेंगे वही डिस्टेंस हमारी कितनी है? 15,200 किलोमीटर। बात समझ में आई स्टूडेंट? मतलब इस मैप पे आप ध्यान से देखिए, यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है बॉर्डर का, है ना, जो बॉर्डर एरिया है जिसको हमारी आर्मी सेना जो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो बॉर्डर एरिया है इसका डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? 15,200 किलोमीटर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जनरली आपके एक मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडिया का बाउंड्री है, जो आपका बॉर्डर एरिया है, लैंड बाउंड्री एरिया, वो आपका कितना है? तो आपको देना होगा 15,200 किलोमीटर। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? अब हम कोस्टल लाइन का देखेंगे। मतलब क्या है कि यहां तो हमने बॉर्डर को देख लिया, अब हम कोस्टल लाइन की देखेंगे। ठीक है, तो गुजरात के नीचे वाले छोर से जो गल्फ ऑफ खंबत को टच करता है, यहां से ऐसे होते हुए नीचे कन्याकुमारी से होते हुए अगर हम चले जाएं इधर आपका, तो ये पूरा जो कोस्टल एरिया है ईस्टर्न कोस्टल और वेस्टर्न कोस्टल को मिलाते हुए ये आपकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है 7,516.6 किलोमीटर। तो अगर ओवरऑल अगर हम इंडिया के डिस्टेंस का डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि अगर हम इसको बॉर्डर एरिया को और हम इसको कोस्टल एरिया को अगर हम पूरा ऐड कर दें, है ना, इस पूरे डिस्टेंस को ऐड कर दें तो हमारा टोटल इंडिया का डिस्टेंस निकल जाएगा बॉर्डरिंग का। इज दैट क्लियर? इसमें आपका जो मैंने ऐड किया है वो क्या क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का भी ऐड है और आपका लक्षद्वीप का भी ऐड है। मतलब क्या है इसका कि जो आपने 7,516.6 किलोमीटर जो आपने डिस्टेंस देखा है कोस्टल का, उसमें आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड है, यहां पर आपका एक लक्षद्वीप और यहां पर आपका क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड। आपने पिछले क्लास में देखा था ना कि बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड कहां लाई करता है और इधर आपका अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड कहां लाई करता है। तो यहां पर आपका क्या है? इसका भी अगर हम डिस्टेंस देखें और इसका डिस्टेंस देखें और टोटल कोस्टल एरिया का डिस्टेंस देखें तो हमारा जोड़ करके आएगा 7,516, और अगर इसको और हम इसको ऐड कर देंगे 15,200 किलोमीटर को तो हमारा टोटल भारत का बाउंड्री ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। अब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं।
अब हमारे पास एक नया डेटा आ गया है, अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पॉइंट दिया हुआ है कि इंडिया इज फाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड आफ्टर दैट नॉर्थ एंड देन नॉर्थ ईस्ट। मतलब क्या है इसका? अब आप देखिए थोड़ा सा मैप पे ध्यान से, ठीक है। अगर हम मैप को ध्यान से देखें तो मैप का जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट हिस्सा हो गया, क्योंकि ये इस एरिया कौन सा कहलाता है? वेस्टर्न। ये क्या हो गया? ईस्टर्न। ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। तो यहां से यहां तक में नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, इन तीनों पॉइंट को यहां पर मेंशन किया गया है। ये किस चीज से बना हुआ है? यंगफोल्ड माउंटेन से, है ना। मतलब अगर हम भारत का ये पूरा हिस्सा देखें, यहां पर आप जो भी माउंटेन रेंजेस देखते हैं, यहां पर आपको किस प्रकार के माउंटेन रेंजेस मिलेंगे? यंगफोल्ड माउंटेन्स। अब आपके दिमाग में आता होगा कि यंगफोल्ड माउंटेन्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट इसके बारे में डीपली जानेंगे हम लोग चैप्टर 2 में, जब हम लोग थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स को डिस्कस करेंगे तो हम लोग समझेंगे। यंगफोल्ड माउंटेन्स का मतलब ये हो गया जो माउंटेन्स फोल्ड है और यंग है। यंग कहना मतलब कि अभी भी उसकी हाइट जो है वो क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। कारण उसका ये होता है कि दो कन्वर्जेंट बाउंड्री वाला प्लेट होता है जो आपस में आकर सटते हैं और एक दूसरे पर प्रेशर करते हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर वो क्या होता है? उठता चला जाता है। चैप्टर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी इतना समझिए कि इंडिया का जो ये पूरा एरिया है, ये पूरा यंगफोल्ड माउंटेन से क्या हुआ है? बना हुआ है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लिखा हुआ है साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इनटू टू सीज, द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। मतलब क्या है इसका? अब देखिए कह रहा है यहां पर सबसे पहला पॉइंट 22 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 22 डिग्री नॉर्थ। अब आपने पूरा ग्लोब कल देखा था, ठीक है। ग्लोब में आपने क्या देखा था स्टूडेंट? आपने देखा था ग्लोब में कि ये हेमिस्फीयर जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये पूरा क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 22 डिग्री नॉर्थ, मतलब और ऊपर से पॉइंट क्या लगा दिया? साउथ ऑफ अबाउट। मतलब अगर हम भारत का साउथ पार्ट देखें, ठीक है, भारत का साउथ पार्ट देखें और 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसका मतलब यह है कि यहां से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन क्रॉस करती है जो कितने पे जाती है? 23.5 डिग्री पर जाती है। मैंने आपको बताया था, है ना, 23.5 डिग्री पर। तो 23.5 डिग्री पर आपका जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके ठीक थोड़ा सा नीचे होगा क्या? 22 डिग्री। 22 डिग्री के बाद नॉर्थ साइड में क्या जाएगा? 23 डिग्री। समझ रहे हो ना? मैंने आपको क्या बताया था कि यहां से 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो भारत का नक्शा जब मैंने बनाया था तो उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि यहां से यहां तक के बीच में इंडिया का क्या है? देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो इसका मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये मान के चलिए 22 डिग्री है। क्या है? 22 डिग्री है। मतलब 22 डिग्री लैटिट्यूड तक, ठीक है, 22 डिग्री लैटिट्यूड तक आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि इंडियन ओशियन में घुस रहा है, टैपर कर रहा है। बात समझ में आपको? नहीं, फिर से समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दिया है, मतलब भारत का सदर्न पार्ट का नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है भारत में हमारा। कल हम लोग डिस्कस किए थे ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा भारत है, इसलिए इंडिया का साउथ पार्ट को भी अगर हम लैटिट्यूडली डिफाइन करेंगे तो हम हमेशा नॉर्थ से ही डिफाइन करेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हम लोग डिफाइन करते हैं, और ये ईस्ट से लेकर ईस्ट तक डिफाइन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था, किसी को डाउट हो रहा होगा तो पिछला वीडियो जरूर देखेंगे। तो हमने ये समझ लिया था कि भाई ये नॉर्थ में, इसीलिए तो यहां से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 22 डिग्री, मतलब हमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया 22 डिग्री तक। यहां तक आपका क्या दिखाई देगा? ये पूरा आपको दिखाई देगा कि इंडियन ओशियन की ओर घुस रहा है। इसका मतलब ये साफ बता रहे कि पेनिनसुलर एरिया है। पेनिनसुलर एरिया का मतलब क्या होता है? मतलब कि जो तीनों साइड से बाउंडेड बाय वाटर, है ना, 3 साइड्स आर बाउंडेड बाय वाटर, जो जिसका तीनों साइड अगर पानी से घिरा हो तो उसको हम पेनिनसुलर एरिया बोलते हैं, है ना। समझ में आया स्टूडेंट? वेरी गुड। तो वही बात यहां पर डिस्कस कर रहा है कि साउथ का अगर हम देखें, भारत का साउथ पार्ट अगर हम देखें 22 नॉर्थ लैटिट्यूड से इट्स बिगिन, ये क्या बिगिन, क्या दिखता है? टैपर एंड एक्सटेंड। आप देखेंगे घुसते हुए और बढ़ते हुए किस साइड में आपको दिखाई देगा? इंडियन ओशियन में। कहां दिखाई देगा? इंडियन ओशियन में। और उसके दो साइड में उस इंडियन ओशियन को क्या करता है? 2 सी में डिवाइड करता है। इंडियन ओशियन को अगर ये लैंड एरिया नहीं होता, ठीक है, तो यहां पर भी इंडियन ओशियन का वाटर होता। तो ये लैंड एरिया जब अंदर की ओर जा रहा है ओशियन में, तो ये पानी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना। एक हिस्सा आपको ईस्टर्न साइड में क्या दिखाई दे रहा है? बे ऑफ बंगाल, और वही वेस्टर्न साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अरेबियन सी। क्लियर हुआ स्टूडेंट? वेरी गुड। मतलब वेस्टर्न साइड में आपको अरेबियन सी दिखाई दे रहा है क्योंकि ये इंटर कर रहा है, तो इंडियन ओशियन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशियन, इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल भी किसका हिस्सा है? इंडियन ओशियन का ही है। अरेबियन सी भी किसका हिस्सा है? इंडियन ओशियन का ही है। तो इंडियन ओशियन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? यही पॉइंट ये समझा रहा है। अब नेक्स्ट बात क्या कह रहा है, जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कह रहा है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब इसका मतलब क्या है?
देखिए गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग होता है। अब ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको पता है कि अर्थ रोटेट करता है, ठीक है। अब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो जब अब ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, और यहां पे आपका एग्जांपल के तौर पे लेते हैं सन, मान के चलते हैं, सन को हम फिगर में छोटा बनाए हैं ताकि आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सन का लाइट तो पड़ रहा है डायरेक्ट, ठीक है। सन का लाइट जैसे जैसे ऊपर पड़ता है स्लैंटिंग होते चला जाता है, उस एरिया में ठंडा बढ़ेगा, है ना। देख रहे हो ना, यहाँ पे सन का लाइट स्लैंटिंग पड़ रहा है तो यहाँ पर कोल्ड ज्यादा होगा और यहाँ पर हीट जोन एरिया रहता है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये समझाने के लिए क्यों बनाए हैं, देखिएगा, जब ये अर्थ ऐसे रोटेट करेगा तो जो हिस्सा अर्थ के सामने आएगा उस हिस्सा पे लाइट पड़ेगा, तो वो हिस्सा पहले वहां पे सूर्योदय क्या होगी, पहले होगी, ठीक है। सन के सामने जो हिस्सा सामने आएगा, सन के सामने पृथ्वी का जो हिस्सा सामने आएगा वो हिस्से पे सूरज मतलब उगता हुआ दिखाई देगा या फिर वहां पर दिन दिखाई देगा, बाकी दूसरे हिस्से पे क्या दिखाई देगा, रात दिखाई देता है। उसी हिसाब से भारत जो ग्लोब पर एग्जिस्ट करता है, भारत ग्लोब पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश जो है वो सन के तो डायरेक्ट सामने पड़ रहा है इधर से, तो पहले सूरज का उदय कहां होगा, जो हम बोलते हैं ना कि सुबह हो गई या फिर जो सूर्योदय का समय बोलते हैं, है ना, तो वो सूर्योदय पहले कहां होगा, अरुणाचल प्रदेश में, और यहां पर लाइट पहुंचने में समय लगेगा ना, क्योंकि अर्थ को रोटेट करने में समय लग रहा है ना, बात समझ रहे हैं, अर्थ को रोटेट करने में समय लग रहा है। तो जो हिस्सा भारत का पहले आया वहां पर सूरज पहले उगा और जहां पर बाद में आया वहां पर बाद में उगेगा, तो इस समय में मतलब सूरज के उगने में जो समय लगता है ना वो 2 घंटे का लगता है। अब कारण क्या है 2 घंटे का, तो इसको समझने से पहले हम लोग कुछ चीजों पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, ये जो अर्थ है वो सूरज के सामने, सूरज की तो चक्कर परिक्रमा करता है ना, सराउंडिंग, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज यू नो, ठीक है। तो ये चक्कर लगाता है तो 365 दिन में लगाता है, तो 1 साल में ठंडी गर्मी का मौसम हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ये अपने एक्सिस पर भी चक्कर लगाता है, तो हम लोग दिन और रात को हम फील करते हैं, है ना। अर्थ रोटेट्स इट्स ऑन एक्सिस, इज दैट क्लियर। तो अपने एक्सिस पे जब रोटेट करता है तो हम दिन रात देखते हैं। तो अब चीज समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट, कि अपने एक्सिस पर रोटेट करने में ये 360 डिग्री रोटेट करता है, ठीक है। और दिन और रात कितने देर में होता है, 24, मतलब ये अपने एक्सिस पर कितने घंटे में रोटेट कर जाता है, 24 घंटे में रोटेट कर जाता है। ये क्लियर हो गया, है ना। अर्थ 360 डिग्री रोटेट कर जाता है, कितना टाइम लेता होगा, 24 आवर, नॉट एग्जैक्ट लेकिन लगभग 24 घंटा लेता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम देखें तो आप एक चीज देखिए कि अगर हमें यह देखना हो कि प्रत्येक घंटे में कितने डिग्री करता है, तो अगर हम 360 को, ठीक है, 360 को अगर हम 24 से डिवाइड कर दें, है ना, 15 डिग्री इनका कराएगा, मतलब 1 आवर में रोटेट कितना डिग्री में कर रहा है, 15, इधर क्लियर, ठीक है। मतलब अगर अर्थ जो है 1 घंटा रोटेट करेगा तो कितना डिग्री रोटेट करेगा, बताइए स्टूडेंट। अगर अर्थ 1 घंटा अपने जगह से ऐसे रोटेट करेगा तो कितना डिग्री लेगा, 15 डिग्री लेगा, क्लियर हो रहा है सबको, वेरी गुड। तो अब हम समझते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से इसके बीच में 2 घंटे का समय क्यों लगता है। तो इस फिगर पर आते हैं, ध्यान से देखिए, आप क्या देख रहे होंगे, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है, और यहां से अगर हम देखें आपका जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बीच में, तो आपको 3214 किलोमीटर की डिस्टेंस मिलेगी, मतलब 2933 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। एज कंपेरिजन टू द जम्मू एंड कश्मीर इट इज अबाउट 3214 किलोमीटर, इज दैट क्लियर स्टूडेंट। तो अगर हम इसमें देखें तो आपको देखने में तो लग रहा है कि भाई ये वाली डिस्टेंस तो है वो ज्यादा है ना, और ये वाली डिस्टेंस क्या है उससे कम है, लेकिन लगभग लगभग दोनों क्या है, सेम है। और इसी हिसाब से अगर हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें, मतलब क्या है कि अगर हम एक लॉन्गिट्यूड ऐसे गिराते हैं और ये लॉन्गिट्यूड गिराते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है, 97 डिग्री 25 मिनट तक एक्सटेंड है, कहां से, 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक लॉन्गिट्यूडनल ये एक्सटेंड है, ठीक है। तो ये लगभग लगभग इसके बीच में कितने डिग्री का अंतर आ रहा होगा आपको, लगभग लगभग आपको आता होगा 30 डिग्री का, आप निकाल कर देखिए, अप्रोक्स ये 30 डिग्री के आसपास में ये अंतर है। उसी हिसाब से अगर हम देखें इसका और इसका, ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी लगभग लगभग कितना डिग्री का अंतर आ रहा है, ये भी लगभग लगभग कितना आ रहा है, 30 डिग्री का। तो एक चीज तो हम समझ गए कि भाई इधर से लेके इधर तक और यहां से लेके यहां तक इंडिया जो है वो लगभग स्क्वायर के तरीके से बना हुआ है। अगर हम इसको ऐसे करके बनाएं तो ये आपको क्या दिखेगा, एक स्क्वायर की तरह दिखेगा। भारत का जो आपका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर हम देखें तो एक स्क्वायर की तरह दिखेगा। अब आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि आपने क्या देखा, 30 डिग्री का अंतर, किसका देखा, यहां से लेके यहां तक के बीच में कितने डिग्री का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल कितना डिस्टेंस है, 30 डिग्री का, इज दैट क्लियर। तो हमने क्या निकाला था कि 15 डिग्री अगर 1 घंटा पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है
तो कितना डिग्री रोटेट करता है? 15 डिग्री। तो इसका मतलब अगर पृथ्वी 30 डिग्री रोटेट करेगी अपने एक्सिस पर तो कितना समय लेगा? 2 घंटा। कितना लेगा स्टूडेंट? यहां पर दिया हुआ है ना, टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। इसका मतलब कितना लेगा? 2 घंटा। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये 2 घंटा क्यों लेता है? क्यों लेता है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से इधर की जो डिस्टेंस है वो लगभग 30 डिग्री की है और इसको 30 डिग्री मतलब रोटेट होने में समय कितना लेता है? 2 घंटा। इसलिए सूरज यहां पर 2 घंटे पहले दिखता है और गुजरात में 2 घंटे बाद। ये भी लगभग समय है, मतलब 1 घंटा 50 मिनट 55 मिनट मान के चलेंगे, लेकिन हम उसको समझने के लिए 2 आवर्स लेके चलते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। अब लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब यहां से हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन कराते हैं। हमने क्या देखा था? ये 97 डिग्री है ना, और इधर से 68 डिग्री है। तो इधर से जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इधर की ओर जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, जो हम लंबी लाइन खींचेंगे वो बढ़ती चली जाएगी। तो आपका जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो लगभग यहां से ऐसे आएगा। मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? इसको समझिएगा, ठीक है? मान के चलिए कि ये आपका क्या है? एक लॉन्गिट्यूड है और ये क्या दिया हुआ है? जी हाँ, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम इंडिया इज इतना पासिंग थ्रू द टेकन टाइम। हाँ बिल्कुल, 82 डिग्री 30 मिनट। तो ये मान के चलते हैं ये कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये आपका लॉन्गिट्यूड है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ये आपका क्या है? लॉन्गिट्यूड है। और ये क्रॉस करती है भारत के कई राज्यों से क्रॉस करती है, जिसमें आपका मेन पॉइंट आपका दिया हुआ है क्या? मिर्जापुर। मिर्जापुर आपका कहां है? मिर्जापुर आपका है उत्तर प्रदेश में। तो मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में जो समय होता है वही समय पूरे भारत में लिया जाता है। यह समझाने के लिए क्यों बताया गया, आप समझिए ध्यान से। आप जरा समझिए कि अगर सूरज का उदय आपके अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे होता होगा, तब जाके ना आपके गुजरात में सुबह 6 बजे होगा, क्योंकि 2 घंटे का समय लग रहा है। क्या अगर यहां पर 6 बजे सुबह होगी तो आपके गुजरात में सुबह कब होगी? 8 बजे। तो टाइम का भाई डिफरेंस हो जाएगा, है ना? तो आप बताइए कि पूरे इंडिया में कोई भी ऑफिशियल काम सही समय पे हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगा स्टूडेंट। बात समझ रहे हैं आप लोग? पूरे इंडिया में कोई भी ऑफिशियल काम सही समय पे नहीं हो पाएगा। ट्रेनें समय पे नहीं चल पाएंगी, आपकी स्कूलें समय पे नहीं चल पाएंगे, है ना? बसें समय पे नहीं चल पाएंगे। कोई भी ऑफिशियल वर्क जो है या अनऑफिशियल वर्क भी जो होगा, इंडस्ट्रियल प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो, है ना, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी सेक्टर हो, कोई भी काम एक सही हिसाब से नहीं रन कर पाएगा। तो इसलिए पूरे भारत को एक समय देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग एक मिर्जापुर में जो समय बज रहा होता है, जो समय हो रहा होता है, वही टाइम पूरे इंडिया में हम रन कराते हैं, ठीक है? वरना यहां से लेकर यहां तक के बीच में टाइम का अंतर आएगा। सिंपल सी बात है, यहां पर सुबह 6 बजे अगर होगी तो यहां पर 8 बजे होगी, तो आप क्या टाइम लेकर चलेंगे? एक मानक टाइम लेकर चलेंगे ना कि हाँ भाई हमारे आज के समय में अभी सुबह कितने बजे हो जाती है? आप देखते हो ना, सुबह में आप 5:30 बजे उठिएगा तब देखेंगे कि सूरज उदय हो चुका है ना? 6 बजे उठिएगा गर्मी के समय तो सूरज उदय हो चुका होता है, और वही ठंडी के समय में समय लगता है, लेट होता है ना? तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? आप इसमें ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सुबह होगी तब तो फिर यहाँ पे जो गुजरात के स्टूडेंट हैं वो स्कूल कब जाएंगे? 8 बजे उनका सुबह होगा तो स्कूल जाएंगे 10-11 बजे। तो टाइम देख रहे हो कितना दिक्कत हो रहा है। तो एक ही समय चलाने के लिए हम लोग मिर्जापुर का समय लेकर चलते हैं, ठीक है? तो यही चीज समझना था, इसमें मेन कॉन्सेप्ट है। आपको आई होप ये चीज पॉइंट समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, और जिन स्टूडेंट ने पीछे वाला वीडियो मिस किया है उन स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें, तब आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा भारत कहाँ एक्सटेंड है। अब इसमें कुछ चीजें आपको अपने से करनी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैंने आपको बताया कि ये बॉर्डर एरिया है ना, और इसका डिस्टेंस मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप देखिएगा। वो पहले वीडियो में मेंशन किया हुआ था, उसमें आपने देखे होंगे कि वो 15,200 के आसपास में आपके ये बॉर्डर एरिया का डिस्टेंस है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो लैंड एरिया है वो किस किस कंट्री के बॉर्डर, भारत का जो लैंड एरिया का बॉर्डर है वो किस किस कंट्री को टच करता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए पाकिस्तान हो गया, ऊपर का आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, है ना, उसके बाद तजाकिस्तान हो जाता है आपका, इधर आपका चाइना को बॉर्डर को टच करता है नेपाल, है ना, भूटान हो जाएगा आपका, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर म्यांमार हो गया। तो कौन कौन सी कंट्री को ये जो है टच करता है, ये चीजें क्वेश्चन पूछी जाती हैं। और आपका पूछेगा डिस्टेंस कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 2933 किलोमीटर बता देंगे आप, है ना। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है ना, तो आप 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक बताएंगे। तो ये सब चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत एंजॉयफुल लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक शानदार वीडियो के साथ, और पढ़िए, घर पे सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।